बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज का सेशन, आज तो कहना बनता है कि आज का सेशन यूनिक है। बॉटनी में हम प्लांट किंगडम और प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में जब तक ना पढ़ें तब तक हमारा संपूर्ण नहीं होता है कोर्स। तो आज हम प्लांट किंगडम को स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर 1। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन चैप्टर में तो हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ऑलरेडी जानकारी ले ली थी। अब हम प्लांट के संदर्भ में प्लांट किंगडम के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में भी जानने वाले हैं। बहुत ही आपको मजा आने वाला है आज के सेशन में, क्योंकि आज का सेशन कई मायनों में अनोखा है। मैं आपको प्लांट्स के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। इसके बाद फिर आगे के सेशंस में हम प्लांट किंगडम के जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जो डिफरेंट डिविजन्स हैं, उनके बारे में भी स्टडी करते रहेंगे। राइट, चलिए शुरू कर देते हैं सेशन को। आपका और वक्त ना इंतजार कराते हुए, ना वेस्ट कराते हुए शुरू कर देते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट, प्लांट किंगडम, लेक्चर 1। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, माय नेम इज प्रदीप सिंह, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं, आप हैं प्राइमरी। एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/नीट मोबाइल, इसको आप जैसे ही ब्राउजर में टाइप करेंगे ये विंडो आ जाएगा, हमारे सारे लेक्चर्स आप देख पाएंगे। बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अगर आप डिटेल लर्निंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, अच्छा है, इसके साथ जुड़िए, यूज करिए कोड प्रदीप लाइव एंड आई विल बी गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर गोल। राइट, शुरू कर देते हैं सेशन को। काफी बच्चे हैं इस वक्त, लाइक जरूर करिए, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। सेशन को शुरू कर देते हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत हो प्लांट किंगडम के बारे में, और हम प्लांट किंगडम के बारे में कुछ बेहतरीन चीजों को ना जाने ये तो हो ही नहीं सकता, और नेचर के लैब में ना जाएं ये भी नहीं हो सकता। तो प्लांट्स ही वो मीडियम है बच्चों जिसके थ्रू हम नेचर के करीब पहुंचते हैं। आप सोचिए, सिर्फ एनिमल किंगडम के मेंबर आपके आसपास दिखाई दें, छोड़ दिए जाएं, और कहीं ग्रीनरी का नामो निशान ना हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? लेकिन ऑन द अदर हैंड, सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो और एनिमल किंगडम का कोई भी मेंबर आपके अलावा ना हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा उतना ज्यादा। भाई, बर्ड की चर्पिंग भी ऐड करती है, बहुत जरूरी है कि बर्ड्स की चर्पिंग भी सुनाई देती रहे, चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई देती रहे। लेकिन अगर चिड़िया नहीं भी है, कोई एनिमल नहीं भी, और आप प्लांट्स के बीच में हैं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, हम कई बार जो है समझ नहीं पाते इन चीजों को। तो प्लांट किंगडम की इंफॉर्मेशन हमें होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और प्लांट किंगडम के बारे में और ज्यादा जानकारी ली जाए। अब एक चीज, हमने टाइप ऑफ प्लांट की बात करी, यहां पर देखिए कई सारे टाइप के प्लांट, कुछ माइक्रोस्कोपिक भी हैं जिनकी वजह से ट्रीज के ऊपर ग्रीन ग्रीन एक सतह बनी हुई है। कुछ माइक्रोस्कोपिक भी हैं, कुछ फर्न टाइप के भी हैं। आपको यहाँ सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे, ब्रायोफाइटिस, टेरिडोफाइटिस, एवरीथिंग इज हियर इफ यू कैन सी दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्लांट किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहाँ पर कि लाइफ जिस फॉर्म में आज की डेट में हमारे प्लैनेट अर्थ में प्रेजेंट है, अगर प्लांट ना होते तो ये नहीं पॉसिबल होती। तो द लाइफ इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट प्लांट। बिना प्लांट्स के लाइफ इस फॉर्म में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि लाइफ ही नहीं होती, क्योंकि लाइफ जब इमर्ज किया था लाइफ ने, उस वक्त प्लांट नहीं होते थे, आर्के बैक्टीरिया या इस तरह के माइक्रोब्स होते थे। तो प्रेजेंट फॉर्म में लाइफ को मेंटेन करने के लिए प्लांट ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि ये मैं थोड़ा एक्सैजरेट कर रहा हूं, प्लांट किंगडम को ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं। नहीं बच्चों, जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि नहीं, वो प्लांट ही हैं जिनकी वजह से अर्थ में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मौजूद है। इवोल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरह से प्रिमिटिव अर्थ में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता था। जैसे ही ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस हुए, बहुत क्विक सक्सेशन में ऑक्सीजन का लेवल डबल से भी ज्यादा हो गया बच्चों, डबल से भी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, और इसी की वजह से लाइफ सस्टेन कर पाई। तो प्लांट के बारे में आप ये जानते ही हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सबको पता है, फोटोसिंथेसिस को यूज करके ग्रीन प्लांट इसको यूटिलाइज करते हैं। राइट नाउ, काफी बच्चे हैं इस वक्त,
आप सबको समझ में आ रहा है? थैंक यू बच्चे फॉर द लाइक्स, द चॉकलेट्स एंड द स्माइलीज। ईशान, आलोक, दीपेंद्र, रोहित, कशिश, सिमू, साक्षी, निधि, रोहित, शिवानी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं, यानी कि फूड के प्रोडक्शन का काम हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी अर्थ में, वो करते हैं प्लांट किंगडम के मेंबर। तो इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए बच्चों, जो एपेक्स प्रीडेटर्स हैं, जैसे कि टाइगर हो गया या लायन हो गया, टॉप प्रीडेटर्स जिनको कहते हैं, वो भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट? क्योंकि फूड का जो सोर्स है, फूड खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्लांट ही करते हैं, और प्लांट के थ्रू ही एक लेवल से दूसरे लेवल में वो एनर्जी के फॉर्म में फूड ट्रांसफर होता रहता है। फूड यानी कि बॉडी मास के फॉर्म में, प्रोडक्टिविटी के थ्रू, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनिमल की बॉडी में होता है। ये सब हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको लगभग हर टॉपिक्स में मिल जाएगी, जो बॉटनी के टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भाई ये टॉप प्रेडेटर्स किस तरह से डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। ये देख लीजिए, ये हमारे हर्बीवोर्स हैं, आप सब जानते हैं, और हर्बीवोर्स का शिकार करते हैं कार्निवोर। और इस टाइगर के देख लीजिए कॉलर भी लगा हुआ है, यानी कि इस टाइगर को पकड़ा है, इंसानों ने पकड़ा हुआ है, हमारे साइंटिस्ट ने, काउंटिंग होती है बच्चों, और कॉलर लगा दिया जाता है बेहोशी की हालत में। जाहिर सी बात है, जीते जागते यानी कि बिल्कुल होशो हवास में ये कॉलर लगवाएगी नहीं। जो कॉलर लगाने वाले हैं वही साफ हो जाएंगे, उन्हीं का सफाया हो जाएगा। तो समझ में आई बात? ये बड़ी रेयर फुटेज है, आपके लिए लेकर के आया हूं। देख लीजिए, इसने अभी अभी शिकार किया है, और आपको ये चीज प्रूव कर दिया कि भाई प्लांट के थ्रू ही सब कुछ है, प्लांट के थ्रू ही जाता है। हैप्पी हैप्पी, थैंक यू बच्चे। ऑल राइट, राजेंद्र, ज्योति, स्वाधीनता, नैना। बच्चों, बॉटनी की स्टडी करें और आप नेचर के करीब ना जाएं, ये तो हो नहीं सकता, मैंने आपको पहले ही बताया। और नेचर के करीब जब आप जाते हैं तो आप बायोलॉजी को और अच्छे से समझते हैं। आप देखते हैं कि बॉटनी के साथ जूलॉजी भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी पूरा का ताना बाना जो बना हुआ है, पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट तभी होती है कि जब हम टोटल चीजों को समझें। ऑलराइट बच्चों, सो अब प्लांट किंगडम के मेंबर कैसे होते हैं, इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक और इनके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, ये यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट किंगडम के मेंबर्स यूकैरियोटिक होते हैं, सारे के सारे। प्रोकैरियोट इसमें एक भी नहीं है। इसके अलावा ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक नहीं है, दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे आर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म, ये चल फिर नहीं सकते। हाँ, लेकिन इनके पास जो गेमिटोफाइटिक स्टेजेस हैं, कईयों में आप देखेंगे कि गेमिटोफाइटिक स्टेजेस में फ्लैजेला पाया जाता है, कहीं कहीं पर मोटाइल स्पर्म भी किसी किसी में पाए जाते हैं, तो वहां पर मूवमेंट है। लेकिन इन जनरल द कंप्लीट प्लांट बॉडी एज अ डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी मूव नहीं करता। कुछ बच्चों को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थोड़ा सा कम समझ में आता है। इसी चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, उनको पढ़ेंगे और समझेंगे, राइट? तो अभी प्लांट किंगडम के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम, जिनको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी कहा जाता है। इसके पहले वाले तो डिफाइनिंग थे, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनके बगैर प्लांट किंगडम की डेफिनेशन ही पूरी नहीं होती। सेल्यूलोजिक सेल वॉल, आप सब जानते हैं कि सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है इनमें, सेल्यूलोज के द्वारा बनी हुई सेल वॉल, जिसको सेल्यूलोजिक सेल वॉल कहते हैं, राइट? इसके अलावा सेल्यूलोजिक टर्म आपने पढ़ा होगा, फंगल सेल्यूलोज, लेकिन वो सेल्यूलोज नहीं है। तो सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, उससे बनी होती है प्लांट किंगडम की हर एक सेल के ऊपर जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोज से बनी होगी। इसके अलावा क्या होते हैं जी? प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड, प्लास्मिड, इस तरह के बहुत सारे टर्म हैं बच्चों। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हमने मोनेरा के बारे में बात करी थी तो वहां पर प्लास्मिड बताया था आपको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब यहां बता रहा हूं प्लास्टिड। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड, जिनको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं।
तो प्लास्टिड्स के बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी हम सेल चैप्टर में लेंगे। अभी यहां पर आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि प्लांट किंगडम ही वो एक किंगडम है जिसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और किसी किंगडम में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। अब आप सोचिए, अगर एनिमल किंगडम में भी प्लास्टिड होने लगता तो एनिमल को फूड कहीं पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी, धूप में बैठे होते। नाउ यूकैरियोटिक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक संरचना बिल्कुल भी नहीं है। जनरली हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन सब में भी हेट्रोट्रॉफिक। यहां पर देखिए, इस इमेज को देखिए, इस क्लिप को देखिए, यहां पर आपको कस्कुटा यानी कि अमरबेल यानी कि डॉडर दिखाई दे रहा है, इस तरह दूसरे प्लांट्स के ऊपर पैरासिटाइज कर रहा है, पैरासिटिक प्लांट है, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट यूनिसेल्यूलर एल्गे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्लांट किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं बच्चों, वो सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन कुछ यूनिसेल्यूलर एल्गे जैसे कि क्लेमाइडोमोनस हो गया, इनको एक्सेप्शन मिला हुआ है। लेकिन अगर हम किंगडम की बात करें बच्चों, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर क्लेमाइडोमोनस को प्रोटिस्टा का पार्ट माना जाता है, क्लेमाइडोमोनस को प्रोटिस्टन माना जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर। बट इन जनरल प्लांट किंगडम का मेंबर मानते हैं, इन जनरल प्लांट किंगडम का मेंबर मानते हैं क्योंकि उसमें प्लांट किंगडम के साथ रेसेम्बलेंस है, सारा का सारा रेसेम्बलेंस प्लांट किंगडम के साथ है उसमें। लेकिन चूंकि वन सेलुलर यूकैरियोटिक है, इसलिए प्रोटिस्टा में भी रखा जाता है। इसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया है, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब एक बार फिर डिस्कशन करेंगे कि आपको आंसर किस तरह से करना है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि क्लेमाइडोमोनस किस किंगडम को बिलोंग करता है, और उस किंगडम में प्रोटिस्टा और प्लांटे दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रोटिस्टा आंसर करेंगे। लेकिन मान लीजिए किंगडम पूछा गया क्लेमाइडोमोनस के बारे में किस किंगडम को बिलोंग करता है और प्रोटिस्टा नहीं दिया हुआ है, तो फिर आपकी मजबूरी है, क्योंकि सेकंड लाइक्लीहुड प्लांट किंगडम को ही मिलेगी, है ना। सेकंड जो तवज्जो है वो प्लांट किंगडम के लिए मिलेगी। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इनकी जो लाइफ साइकिल है, प्लांट किंगडम के मेंबर्स की जो लाइफ साइकिल है वो ऑल्टर करती है हैप्लॉइड गेमिटोफाइटिक और डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन के थ्रू। तो बच्चों, ये जो आप यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये बड़ा जनरल है, दिस इज अ जनरल इंफॉर्मेशन, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को डिनोट किया गया है यहां पर। हालांकि पूरा का पूरा प्लांट किंगडम एक जैसा नहीं है, मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग हैं और अलग अलग पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल शो करते हैं, बट ये एक जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड में आपको मैं बता देता हूं कि किस तरह से होता है, ये भी समझना जरूरी है। बच्चों देखिए, गेमिटोफाइट जिसको एन बोलते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन है, वो गेमिटोफाइट या तो खुद ही गेमीट के फॉर्म में रहेगा या माइटोसिस करके एग और स्पर्म का प्रोडक्शन कर देगा। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो खुद ही गेमीट के फॉर्म में है, या मान लीजिए गेमीट के फॉर्म में नहीं है और है हैप्लॉइड, तो वो माइटोसिस करके एग और स्पर्म बनाएगा, वहां पर रिडक्शन डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद एग और स्पर्म के बाद, अब स्पर्म को आप पॉलन से भी समझ सकते हैं, स्पर्म आप लोअर प्लांट में भी, सारा का सारा जब पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। इन दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद? ऑफ कोर्स जाइगोट की ही संरचना होगी। सो जाइगोट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और फिर जाइगोट की डेवलपमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल बनने के बाद मियोसिस। लेकिन ये स्पोर मदर सेल, सब में स्पोर मदर सेल ही होगा जरूरी नहीं है, ये पॉलन मदर सेल भी हो सकता है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हो सकता है, या मेगा स्पोर मदर सेल भी हो सकता है। और इन तीनों ही कंडीशन में, चाहे वो स्पोर मदर सेल हो, स्पोरेंजिया बनाए, या माइक्रोस्पोर मदर सेल हो एंथर के अंदर, या फिर मेगा स्पोर मदर सेल हो ओव्यूल के अंदर, वो तीनों के तीनों ही जहां पर भी मदर सेल टर्म आता है प्लांट किंगडम में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मियोसिस ही होगा। तो इट विल गिव राइज टू मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे स्पोर, जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा स्पोर मदर सेल से बनेगा स्पोर, पॉलन मदर सेल से बनेगा पॉलन, मेगा स्पोर मदर सेल से बनेगा मेगा स्पोर। तीनों के तीनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही है, तीनों समझ में आ गए आपको। यानी कि स्पोर और पॉलन में डिफरेंस तो है, लेकिन वो जनरेशन एक ही रिप्रेजेंट करते हैं, गेमिटोफाइटिक जनरेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से फीमेल एग सेल भी गेमिटोफाइटिक जनरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक आपको ये जनरल लाइफ साइकिल क्लियर हो गई।
जब हम एक एक कैटेगरी ऑफ प्लांट को उठाएंगे तब इस लाइफ साइकिल को और ज्यादा ड्रिल करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं। इसको देख करके कुछ कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। बच्चों ये जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि आज टाइप ऑफ प्लांट बताना है तो जिम्नोस्पर्म का ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। बच्चों देख लीजिए, नीडल लाइक लीफ है और कोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। नीडल लाइक लीफ है और कोन्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताना ये है कि ये मेल कोन है या फीमेल कोन है, ये आपसे प्रश्न है। इस वक्त जितने बच्चे हैं सेशन में, आप लोग बताइए व्हाट इज दिस, ये मेल कोन है या फीमेल कोन है। मैं आपके चैट पर नजर बनाए हुए हूं, देखने की कोशिश कर रहा हूं हमारे कौन से बच्चे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आंसर दे पाते हैं, वेदर इट इज मेल कोन और अ फीमेल कोन। गौरव थैंक यू, प्रिंसी थैंक यू बच्चे, शैला वेलकम बच्चे, वेलकम। ओके शुभम थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, दिस इज समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एब्सोल्युटली करेक्ट, गौरव ने कह दिया फीमेल कोन। फीमेल कोन है बच्चे, मेल कोन इतना इलेबोरेट ओपन सा नहीं होता है। राइट, सो दैट इज वंडरफुल, आपको पता है। चलिए इसी उपलक्ष्य में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ भी दिखा देता हूं। दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला पेड़ 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है बच्चों, यानी कि 300 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। इट इज टॉलेस्ट ट्री, जायंट रेडवुड सीक्वा, जो कि जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। तो प्लांट किंगडम का सबसे टॉलेस्ट मेंबर यही है, यही जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। हाँ, एंजियोस्पर्म में यूकैलिप्टस होता है टॉलेस्ट, लेकिन जिम्नोस्पर्म में रेडवुड टॉलेस्ट है ना। वो सब फिर जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम कौन सा है बच्चों? यूनिसेलुलर ही हो जाते हैं फिर तो, है ना। जो जिनको हम यूनिसेलुलर मानते हैं स्मॉलेस्ट, यानी कि क्लेमाइडोमोनस को पकड़ लें, उसकी प्रजातियां जो बहुत छोटा होगा उसको मान सकते हैं। और अगर क्लेमाइडोमोनस को हमने एक निकाल दिया कि भाई क्लेमाइडोमोनस तो प्रोटिस्टा में है, तो फिर उसके बाद एल्गे के ही मेंबर्स आते हैं, थैलोफाइटिस। लेकिन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट की जब हम बात करेंगे, थैलोफाइटिस में, ब्रायोफाइटिस में, टेरिडोफाइटिस में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, वो लिस्ट आपके काम की होगी। उस लिस्ट को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने बात करी है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। एक बार फिर से देख लेते हैं उस महान वैज्ञानिक को, कैरोलस लिनियस, महान बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, अ स्वीडिश बॉटनिस्ट, पब्लिश्ड एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। आप देख लीजिए, यही वो महान शख्स हैं जिन्होंने कोशिश तो करी थी कुछ और बताने की, लेकिन कुछ और बन गया और ये फेमस हो गए। बहुत जरूरी है, तो इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी थी वो भी हम समझने वाले हैं। राइट, सो लेट्स मूव अहेड एंड हैव अ लुक कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स लाइक, कौन कौन से कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है? हैबिटेट, इन्होंने हैबिटेट को देखा, टेरेस्ट्रियल हो गया, एक्वाटिक हो गया, मार्शी लैंड का हो गया। कलर भी देखा, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ भी देखी, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है कि ये बड़े खुश हुए और इनको लगा कि इन्होंने प्लांट सेक्सुअलिटी ढूंढ ली। तो ये इतने एक्साइटेड थे उस अपनी खोज के आधार पर कि ये देखना चाहते थे कौन सा प्लांट ज्यादा सेक्सुअल है, यानी कि इनके हिसाब से किस प्लांट में सेक्सुअल ड्राइव ज्यादा है। इन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया एंड्रोशियम के नंबर के हिसाब से, गाइनोशियम के नंबर के हिसाब से। लेकिन बाद में पता चला, पते की बात ये और मजे की बात ये, कि सेम फैमिली के प्लांट में किसी में कम किसी में ज्यादा होते थे, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। वहां पर इनका ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है थोड़ा फेल जरूर हुआ। नाउ कैरोलस लिनियस ने इन प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। आप लोगों ने इतनी क्लासेस तो सुनी भी नहीं होंगी प्लांट किंगडम में। हालांकि सारे की सारी क्लासेस आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं वो क्लासेस लेके नहीं आया, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ही बेस्ड इट ऑन द नंबर, साइज, लेंथ एंड यूनियन ऑफ स्टेमन, जिसको एडहेशन बोलते हैं, एक साथ जो यूनाइटेड होते हैं। नंबर को इन्होंने तवज्जो दी, साइज को तवज्जो दी, लेंथ को तवज्जो दी, यूनियन ऑफ स्टेमन, और इस तरह के कुछ इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। मोनैंड्रिया, फ्लावर विथ वन स्टेमन,
डायैंड्रिया, फ्लावर विथ टू स्टेमन, इस तरह के इन्होंने टर्म दिए थे और 24 क्लासेस बना दी। ड्यू टू सिंपल एंड कन्वीनियंट अप्रोच, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब ये बना था, ये सिस्टम जब बना था, उसके करीब 75 ईयर्स तक ये बड़ा चर्चा का विषय था पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा इस पे चर्चा थी, क्योंकि जिस वक्त ये इन्होंने रिसर्च किया था, इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश, और इंडिया में ब्रिटिशर्स ही थे जो थोड़े नोटेड बॉटनिस्ट हुआ करते थे। इंडियन बॉटनिस्ट थोड़े से कम थे उस वक्त, राइट। तो ये सारी चीजें जो है बहुत टाइम तक चली, पूरे यूरोप ने इसको माना और इनकी ख्याति हो गई कि भाई ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सिंपल और कन्वीनियंट। आप फ्लावर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितने इसके स्टेमन है, उसी हिसाब से उसको प्लेस कर दीजिए। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस इन्होंने बता दिया। तो सेक्सुअल सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर फॉर क्वाइट सम टाइम, काफी वक्त तक पॉपुलर रहा। और कितने तक वक्त तक था? 75 ईयर्स तक करीब ये पॉपुलर रहा। फिर क्या हुआ? उसके बाद बच्चों नेचुरल सिस्टम आ गया। नेचुरल सिस्टम, दो महान वैज्ञानिकों ने नेचुरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, और जैसे ही नेचुरल सिस्टम आ गया तो इसके ड्रॉबैक यानी कि खामियां नजर आने लगी। आपके साथ भी शेयर करता हूं क्या क्या खामियां थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। नाउ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड इक्वल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी थी इन्होंने। नाउ अब चूंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है बच्चों वो अफेक्टेड होते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। आप सेम प्लांट में देखेंगे, ज्यादा उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो पत्ती बड़ी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट कम मिल रहा है पत्ती छोटी हो जाएगी। प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो सकती, प्लांट की ग्रोथ छोटी हो सकती। तो प्लांट में जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो कॉन्जर्वेटिव नहीं है, वो कॉन्जर्वेटिव नहीं है। कॉन्जर्वेटिव का मतलब वो फिक्स नहीं है, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो इट कैन नॉट बी एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्लांट वाज नॉट कंसिडर्ड। कौन सा प्लांट किसके साथ रिलेटेड है इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब आ जाता है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन दो महान वैज्ञानिकों ने दिया था। सीनियर थे जॉर्ज बेंथम सीनियर थे। जोसेफ डाल्टन हुकर उनके अंडर में काम करते थे। लेकिन जॉर्ज बेंथम की महानता देखिए, उन्होंने जेडी हुकर साहब को, जोसेफ डाल्टन हुकर को अपने हर पब्लिकेशन में नाम रखा। और जोसेफ डाल्टन हुकर इतने जेंटलमैन थे, इतने सज्जन थे कि बेंथम साहब की डेथ के बाद भी उन्होंने जो पब्लिकेशन किया उसमें उनका नाम रखा। इनका जो क्लासिफिकेशन था बच्चों वो जेनेरा प्लांटेरम में छपा, पब्लिश हुआ। जेनेरा प्लांटेरम के 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ, 3 वॉल्यूम। तो 3 वॉल्यूम में इनके वर्क को पब्लिश किया गया था। लेकिन यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। कैरोलस लिनियस ने भी एक किताब लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम, और पहले लिखी थी, इनसे पहले लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम। लेकिन उस जेनेरा प्लांटेरम में उतना ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं था जितना इनके 3 वॉल्यूम ऑफ जेनेरा प्लांटेरम में आया। इनका जेनेरा प्लांटेरम बाद में आया, और कैरोलस लिनियस इनसे सीनियर थे तो उनका जेनेरा प्लांटेरम पहले आया था। लेकिन जब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, बेंथम एंड हुकर का अगर नाम दिया हुआ और कैरोलस लिनियस का नाम नहीं है तो आप बेंथम एंड हुकर ही लगाएंगे एग्जामिनेशन। और अगर कहीं कैरोलस लिनियस का नाम है तो आप कैरोलस लिनियस को पकड़ेंगे। सिस्टेमा नेचुरे भी लिखी थी, स्पीशीज प्लांटेरम भी लिखी है, तो उनकी 3 किताबें और भी किताबें लिखी थी, लेकिन ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है कैरोलस लिनियस की। लेकिन जेनेरा प्लांटेरम जो ज्यादा डिटेल में है वो है बेंथम एंड हुकर की। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल आपका दूर कर दिया मैंने कि जेनेरा प्लांटेरम कैरोलस लिनियस ने भी लिखी है, सेम नाम से एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, वो उतनी इलैबोरेट नहीं है। इनकी किताब ज्यादा डिटेल में है, इलैबोरेट, राइट। मैंने इनके बारे में एक सेशन भी लिया हुआ है यूट्यूब पर, जोसेफ डाल्टन हुकर साहब के बारे में, जो सेकंड जेंटलमैन आपको दिख रहे हैं, सेकंड साइंटिस्ट। ये देखिए इनको, ये इंडिया आ चुके हैं, ये इंडिया आए थे, लेकिन ये इंडिया नहीं आए थे, ये इंडिया नहीं आए। तो जॉर्ज बेंथम इंडिया नहीं आए थे, लेकिन जेडी हुकर इंडिया आए थे और एक्सपेडिशन करने गए थे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से होते हुए सिक्किम पहुंच गए। सिक्किम के किंग ने इनको बंदी बना लिया। उनको लगा कि कोई जासूस है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई जासूस है या किसी और मुल्क का कोई जासूस है। इनकी शक्ल भी देखिए थोड़ी सी
साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो थोड़े से केयर फ्री होते हैं, ध्यान नहीं देते। इनको पकड़ लिया, हथकड़ी लगा दी गई, जेल में डाल दिया गया इनकी पूरी की पूरी पार्टी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब खबर लगी तो उन्होंने एक कॉन्वॉय भेजा कोलकाता से, दार्जिलिंग से होते हुए सिक्किम के किंग के साथ नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, तो पता चला कि नहीं ये वैज्ञानिक हैं, ये पेड़ पौधों की फूल पत्तियों की जो है स्टडी करते हैं, उनके किंगडम की किसी भी तरह से नुकसान या क्षति करने के उद्देश्य से नहीं आए। तब जाके इनको बेचारे को छुटकारा मिला, राइट। तो इनके बारे में काफी मैं अपने सेशन पर भी डिस्कस करता हूं। यूट्यूब में बस यही थोड़ा सा एक चैलेंज है कि वन वे क्लास यानी कि डायलॉग रहता है, थोड़ा सा आपके हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता हूं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस आधार पर है। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन कंपेरेबल स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर। इन्होंने वो सिर्फ एंड्रोशियम या सिर्फ पत्ती के स्ट्रक्चर या फ्लावर के स्ट्रक्चर को देख के नहीं किया, बहुत सारी चीजों को देखा। लेकिन सबसे बड़ा डिफेक्ट इस सिस्टम का क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने जो उस वक्त के मौजूद प्लांट थे उनके बारे में तो पूरी जानकारी ले ली, लेकिन कौन किससे रिलेटेड था ये जानकारी इन्होंने मिस कर दी। ये मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में डिटेल में बताया हुआ है, राइट। तो ये चीज मिस हो गई थी, इस वजह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफेक्टिव हो गया। हालांकि बड़ा सटीक है, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया था इन दोनों ने, बेंथम एंड हुकर साहब ने, दोनों ने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया। लेकिन सिर्फ एक जगह मात खा गए कि उनका जो यानी कि कौन किससे रिलेटेड है, पीछे एंसेस्ट्री को छोड़ दिया इन्होंने, यानी कि फाइलोजेनी को छोड़ दिया। चलिए, तो इस सिस्टम का जो मेन उद्देश्य था, इट एम्ड टू लिंक नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एंड हेंस नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। इसका उद्देश्य था, एम था कि नेचुरल सिमिलैरिटीज को पुट फोर्थ किया जाए। वाकई इसने बड़ा अच्छा काम किया। इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। हमारे कंट्री में जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है उसको कहते हैं सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जो कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में मौजूद है। शिवपुर बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, कोलकाता के पास, जहां पर सबसे बड़ा बैनियन ट्री है, जिसको थोड़ी सी अभी जो लेटेस्ट तूफान आया है उसकी वजह से कुछ क्षति पहुंची है बच्चों। अभी अभी जो तूफान आया अम्फान, उसकी वजह से कुछ पोर्शन उसका डैमेज हुआ है। तो उसी बॉटनिकल गार्डन में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है। उस सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में 20 लाख से 25 लाख के बीच में हर्बेरियम शीट्स का संग्रह है। और उन हर्बेरियम शीट्स को 350 फैमिलीज की हर्बेरियम शीट्स हैं, और उनका जो अरेंजमेंट है वो इन्हीं के सिस्टम के हिसाब से किया गया है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से अरेंज किया गया। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट। तो ये था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत उम्दा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से यूज किए गए, जरा सा उन कैरेक्टर को समझ लेते हैं, देखते हैं। बच्चों, मॉर्फोलॉजी को यूज किया गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मॉर्फोलॉजी को यूज करते तो आर्टिफिशियल हो जाते। इन्होंने फिर एनाटॉमी को भी यूज किया, एनाटॉमी के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिया गया। साइटोलॉजी यानी कि सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में लिया गया। फिजियोलॉजी, प्लांट के अंदर किस तरह का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है उसके बारे में जानकारी ली गई। ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी क्या मतलब है कि डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। फिर रिप्रोडक्शन को भी ध्यान में रखा गया। साइटोकेमिस्ट्री यानी कि साइटोप्लाज्म की केमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री जो बायोमोलिक्यूल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इन सब का ध्यान रखा गया। इस तरह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये भी बिना खामियों के नहीं था, इसमें भी कुछ खामियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो वो देख लेते हैं ड्रॉबैक्स क्या थे, राइट। नाउ द सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी जीनस, फैमिली और ऑर्डर, यानी कि किसी भी एंसेस्ट्री को ये नहीं दिखाता था। नाउ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट वाज मेनली बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर, यूजुअली एक एक कैरेक्टर को लेकर के प्राथमिकता देकर के इन्होंने स्टडी तो सबकी करी, लेकिन एक एक कैरेक्टर के आधार पर उसका विभाजन हो जाता था। इसकी वजह से क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज जो थी बच्चों, वो दूर दूर हो गई। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज वाइड अपार्ट, अलग अलग हो गई। समझ में आ रही बात। नाउ जिम्नोस्पर्म्स वर प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। व्हाट अ ब्लंडर। जिम्नोस्पर्म जो प्रिमिटिव हैं उनको डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया। तो जिम्नोस्पर्म पहले आएगा क्योंकि वो जिम्नोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म में डाइकॉट पहले आएंगे, फिर मोनोकॉट आएंगे।
आई बात समझ में? ये सबसे बड़ी गलती थी, ये पॉइंट देखिए। एक तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं माना, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट गलती कर दी कि भाई जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में पुट कर दिया। इन्होंने कहा पहले डाइकॉट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकॉट। ये हो नहीं सकता, राइट? अब बात करते हैं बच्चों फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम को दिया था इंगलर एंड प्रांटिल ने सबसे पहले। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोपोज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम, है ना, इन्होंने प्रोपोज किया। ये जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को तवज्जो देता है, उसके आधार पर इसको बेस किया गया, राइट? नाउ दिस रिफ्लेक्ट true relationship among organism and assume that organism belonging to the same taxa have common ancestor। इससे जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है, फाइलोजेनेटिक ट्री मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी दिखा चुका हूं, क्योंकि इंगलर एंड प्रांटिल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो सिर्फ प्लांट किंगडम के हिसाब से, तो मतलब मेन तो प्लांट किंगडम के हिसाब से ही था, लेकिन ये सिस्टम बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि सारे के सारे जो किंगडम्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको देख लिया गया, है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको ये भी समझाया था कि मान लीजिए देयर इज 3 स्पीशीज ए बी सी, मान लीजिए यहाँ पर एक स्पीशीज, ये दूसरी स्पीशीज, ये तीसरी स्पीशीज है, तो ये हो गई ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी, 3 स्पीशीज है। अब देखा गया कि ए और बी का एक कॉमन एंसेस्टर है यहां पर, इसको एक्स कह दिया गया, और सी और बाकी दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर यहां पर है इस फाइलोजेनेटिक ट्री में, राइट, इसको जो है वाई कह दिया गया। तो अब आप देख लीजिए, ये है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि कौन किससे किस तरह से रिलेटेड है इसका भी पता होना चाहिए। ये हमारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने दिया। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि ये किस चीज के ऊपर आधारित है, क्योंकि ये पता होना ही चाहिए ना। जैसे ही हम बात करते हैं बच्चों कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड, एक पॉइंट दिमाग में आ जाता है कि फॉसिल मिलने चाहिए। अगर इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, तो इवोल्यूशन का प्रूफ क्या है कि प्लांट में इवोल्यूशन हुआ, इसका प्रूफ क्या है? फॉसिल। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर प्लांट का फॉसिल नहीं मिल सकता, क्योंकि फॉसिल फॉर्मेशन ही बड़ा रेयर प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फॉसिल का मिलना बहुत रेयर इवेंट है, तो चांसेस हैं एक्सक्यूज मी कि ज्यादातर केसेस में फॉसिल नहीं मिलेंगे। और अगर फॉसिल नहीं मिलेंगे तो कैसे करेंगे आप रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश? तो वहां पर देखा गया साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, 3 तरह की चीजों को यूटिलाइज किया गया। जहां पर आपको नहीं मिल रहे हैं कोई फॉसिल्स, तो आप क्या करेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी, क्योंकि डेवलपमेंट फेज एक ही तरह से हुआ है ना। जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन वगैरह के बारे में इवोल्यूशन में ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहां पर थोड़ा सा प्लांट के हिसाब से बता देता हूं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ने किन किन चीजों को यूटिलाइज किया, क्योंकि प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सेम अदर किंगडम में भी एप्लीकेबल है, इट इज नॉट दैट, क्योंकि जो हमारा फाइलोजेनेटिक लाइफ ट्री ऑफ लाइफ है वो सारे के सारे किंगडम को इंक्लूड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मोनेरा, क्योंकि इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं से सब जुड़े हुए हैं। समझ में आई बात? तो वो सब जुड़े हुए हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों ये साइटोटैक्सोनॉमी क्या है। साइटोलॉजी यानी कि सेल की स्टडी, तो साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल स्टडी, सेल की स्टडी। जैसे क्या होता है सेल की स्टडी में? क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। ये देख लीजिए क्रोमोसोम इस तरह से अनवाइंड हो जाता है, देख लीजिए स्कैटर्ड है, फिर एक साथ जो है उसका जो है कॉन्डेंसेशन हो जाता है और फिर क्रोमोसोम बन जाता है मेटाफेज में। सेल डिवीजन में आप पढ़ेंगे। तो अब आप सोचिए कोई अगर किसी प्लांट या एनिमल के साथ रिलेटेड होगा तो उसके अंदर कॉमन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर आते हुए नजर आएंगे, जो क्रोमोसोमल बिहेवियर। अब ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर पाया जाता है जो सबसे पहले रीशस मंकी में ढूंढा गया था। तो अब आप सोच लीजिए कि हम मंकी से कहीं ना कहीं रिलेटेड तो हैं, है ना। एलिफेंट के अंदर का कोई कैरेक्टर तो हमें नहीं मिलता है हमारे बॉडी में। तो यहां से आपको चीजों को समझना पड़ता है। अब बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब हो गया डिफरेंट केमिकल, जैसे एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गए, प्रोटीन हो गए, अमीनो एसिड हो गए, इनके स्ट्रक्चर या संरचना को देखा जाए। प्लांट के बारे में बताता हूं। एक प्रजाति के प्लांट एक ही तरह के एल्कलॉइड या केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं। एक प्रजाति के प्लांट एक जैसे केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं और दूसरे टाइप के प्लांट अलग अलग केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं।
राइट। तो अब आप जैसे देखिए, अब एक और बड़ा कॉमन एग्जांपल, मैं मैंगो का एग्जांपल देता हूं। हमारी कंट्री का राष्ट्रीय फल है मैंगो, इज द नेशनल फ्रूट ऑफ आवर कंट्री। मैंगो के अगर अनराइप मैंगो या राइप मैंगो को भी, मैंगो को अगर आप तोड़ते हैं डाली से, आपने जरूर तोड़ा होगा कभी ना कभी, नहीं तोड़ा होगा तो सीजन आ चुका है, तोड़िएगा। प्लांट से जब तोड़ते हैं तो एक तरह का लिक्विड निकलता है ना। वो लिक्विड अगर आपकी स्किन में कहीं लग जाता है तो काला पड़ जाता है, वहां पर बर्न हो जाता है, उसको बर्न कहते हैं, एक तरह का केमिकल बर्न। देखा है कि नहीं? मैंगो, अनराइप मैंगो, कच्चे आम को तोड़िए तो उसमें से जो जूस निकलता है व्हाइट कलर का, वो अगर स्किन में कहीं लग जाए तो नुकसानदायक है ना। एक जो है लेयर सी पड़ जाती है, उसको बर्निंग कहते हैं। अब वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है मैंगो? एनाकार्डियेसी फैमिली को बिलोंग करता है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लिविंग वर्ल्ड में पढ़ करके आए हैं, मैंजीफेरा इंडिका बिलोंग टू एनाकार्डियेसी फैमिली। अब मैं एनाकार्डियेसी फैमिली के दूसरे मेंबर के बारे में बताता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। काजू का नाम आपने सुना है? कैशू नट, काजू कहते हैं हिंदी में, कैशू नट। वो जो कैशू नट है बच्चों, वो भी सेम फैमिली को बिलोंग करता है, एनाकार्डियेसी फैमिली। तो खैर काजू के बारे में आप लोगों को इतना नहीं पता, अब मैं बताता हूं। अनराइप काजू यानी कि जो फ्रूट लगा हुआ है काजू, उसका अगर एल्कलॉइड लग जाए आपकी स्किन में कहीं, सेम कंडीशन प्रोड्यूस होता है जैसे कि मैंगो के उस केमिकल से प्रोड्यूस होता है। ये चीज मैंने प्रैक्टिकली खुद करी है। आई हैव बीन टू अ सी शोर, ऐसे एरिया में मैं एक बार गया था जहां पर कैजू का बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है। तो कैजू में एक थैलमस आता है, कैजू एप्पल कहते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा डिटेल में, और नीचे वो कैजू लगता है जिसके अंदर कॉटिलिडन होते हैं। तो वहां के कुछ लोग क्या करते हैं, उसको ढंग से रोस्ट नहीं करते, कच्चा ही बेच देते हैं, थोड़ा सा सूख जाता है, मतलब उसको रोस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो अल्कलॉइड रह जाता है, उन्होंने बेच दिया। अब बाद में जब हमने कट किया तो वो केमिकल निकला, फिर जब उसको खाने की कोशिश करी, मुंह के अंदर पूरा बर्निंग सेंसेशन हो गया था, वैसे का वैसा ही बात। बाद में जब मैंने खुद रिसर्च किया तो पता चला कि भाई एनाकार्डियेसी फैमिली के मेंबर हैं दोनों के दोनों, दोनों में वो चीज तो कॉमन होगी। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो कीमोटैक्सोनॉमी आपको रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने में मददगार साबित होती है। इसके आगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है बच्चों? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर डेटा के थ्रू भी यूटिलाइज किया जाता है। जैसे आपने कैरेक्टर को सॉर्ट आउट किए, इसकी पत्ती ऐसी, इसका फ्लावर ऐसा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा, इसका हाइट ऐसी, इसके अंदर केमिकल ऐसा, सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और कौन से कैरेक्टर ज्यादा मैच कर रहे हैं वो देख लीजिए। जैसे हम किसी भी कंट्री के लोगों के बारे में अगर हम चीजों के बारे में कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाता है उनकी फूड हैबिट कैसी है, बातचीत का तरीका कैसा है। जैसे हम इंडियंस हैं, हम सब इंडियन फॉरेन में कहीं भी जाएंगे आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी इंडियंस के बीच में। सेम गोज फॉर दिस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जिन ऑर्गेनिजम्स के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटी है वो ज्यादा नजदीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में जब ढूंढा गया, उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो वाकई में पाया गया कि हाँ सही में वो ज्यादा नजदीक होते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव असेसमेंट of similarities and differences in order to make objective assessment, right? Number and codes are assigned to all character and the data is then processed. सबको एक एक कोड दे दिया गया, हर एक कैरेक्टर को एक कोड दे दिया गया, कोड के थ्रू कैरेक्टर बना दिया गया। इसके बाद डेटा की प्रोसेसिंग, कंप्यूटर बड़ी आसानी से आपको दे देगा वो लिस्ट, बड़ी आसानी से लिस्ट दे देगा, आपको ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक नई ब्रांच है आप कह सकते हैं, इसको भी यूटिलाइज किया जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ये समझना बड़ा आवश्यक है, राइट? ये देख लीजिए। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम सारी के सारे कौन कौन से पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आते हैं। मॉर्फोलॉजी के ऊपर लेता है, एनाटॉमी को कंसीडर करता है, साइटोलॉजी कंसीडर्ड है, फिजियोलॉजी कंसीडर्ड है, ऑन्टोजेनी कंसीडर्ड है, रिप्रोडक्शन कंसीडर्ड है, साइटोकेमिस्ट्री कंसीडर्ड है, बायोकेमिस्ट्री भी कंसीडर्ड है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में ये सारी की सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं और तभी जाकर के फाइलोजेनेटिक ऑर्डर बनता है। कौन किससे रिलेटेड है ये तभी पता चलता है, तभी एस्टैब्लिश होता है ये फैक्ट। समझ में आई बात? अब बच्चों बारी है प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की। लेट्स हैव अ लुक एट द प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। हालांकि आज मैं क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा और इसके एक एक डिवीजन को लेकर के कल से स्टार्ट होंगे हमारे सेशंस, राइट? सो
किंगडम प्लांटे डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम, क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे। दो सब किंगडम में डिवाइडेड है, क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे, दो सब किंगडम में डिवाइडेड है। फिर ये जो क्रिप्टोगैमे है, क्रिप्टोगैमे का अर्थ मैं कल के सेशन में बताऊंगा। आज एक्चुअली मुझे थोड़ा सा जल्दी आज के सेशन को कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, और वो सरप्राइज सचिन सर लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तो मैं अगले 2 से 3 मिनट में अपने सेशन को एंड करूंगा, और वो सरप्राइज आपको लेना ही लेना है, राइट। तो आप सब सेशन में बने रहिएगा, बहुत बड़ा वाला सरप्राइज है। अब मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा वाला सरप्राइज है। ऑल राइट, चलिए। तो डिवीजन कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये हैं हमारे क्रिप्टोगैमे। क्रिप्टोगैमे का नाम बड़ा फनी है, इसकी मीनिंग अगर बताऊं, क्रिप्टो का मतलब है हिडन, गैमे का मतलब है मैरिज। तो प्लांट में हिडन मैरिज होगी, इस तरह का नामकरण साइंटिस्ट ने किया था। कैसे क्यों किया था बाद में बताऊंगा। तो फेनेरोगैमे का मतलब है रिवील्ड मैरिज, धूमधाम से मैरिज, सबको पता है। रिवील्ड सबको पता है, बता करके शादी हुई। तो जिम्नोस्पर्म है उसमें डिवीजन, और एंजियोस्पर्म है डिवीजन। इधर क्लासेस कौन कौन सी है? क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, लिवरवॉर्ड, मोसेस, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा, निटोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, डाइकोटिलेडोनी, मोनोकोटिलेडोनी। इसके ऊपर अब व्याख्या हम आगे करते रहेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई अपने प्लांट किंगडम को। प्लांट्स की ब्यूटी को ना निहारे बगैर प्लांट किंगडम खत्म ही नहीं होता, कंप्लीट ही नहीं होता। तो देख लीजिए बच्चों, ये कितने ब्यूटीफुल होते हैं प्लांट्स। यू शुड सी द ब्यूटी ऑफ द प्लांट। और जैसा कि मैंने कहा, अभी जाइएगा नहीं, एक बहुत ही बड़ा वाला सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। सचिन सर आएंगे सरप्राइज लेकर के। गॉड ऑफ बायोलॉजी सचिन सर आपके लिए सरप्राइज लेकर के आने वाले हैं। राइट बच्चों, मंडे टू वेडनेसडे हमारे सेशंस इस शेड्यूल में होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कुछ बताने का नहीं है। थर्सडे टू सैटरडे 12th के सेशन होते हैं, ये भी आपको पता है। टेलीग्राम ऐप के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़ सकते हैं। tinyurl.com/unacademychat जैसे ही टाइप करेंगे, टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। ये बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neatmobile, इस फीचर के थ्रू आपको सारे के सारे लेक्चर एट ए प्लेस देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर लाइव क्लासेस होती हैं, कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। यू कैन इंटरैक्ट विद अस। लाइव को लीडर बोर्ड होता है, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जहां पर आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं डिटेल लर्निंग के लिए। करना क्या, बड़ा सिंपल है। गो टू प्ले स्टोर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को करिए इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद प्लस का ऑप्शन, प्लस के बाद आएगा नीट यूजी एंड गेट सब्सक्रिप्शन। फिर यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करिए। और बच्चे 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ही बेनिफिशियल है, तो उसी के साथ जाने की कोशिश करिए। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, यू विल बी प्रिपेयरिंग अंडर माई मेंटोरशिप, राइट। Unacademy NEET, Unacademy JEE, Unacademy at school level, 9, 10th, 11, 12, all are our sister channel. Together, let's crack it. And जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें। इसके बाद for joining with Unacademy subscription, use code Pradeep Live, you will get 10% discount. But बस आने ही वाले हैं सचिन सर आपके लिए सरप्राइज लेकर के। तो बने रहिए सेशन में, वो सरप्राइज कुछ ही मिनटों का सरप्राइज है। तो सचिन सर की बात एक बार जरूर सुनिए। सारे के सारे बच्चे सेशन में रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।